हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दो चीजों के इंतजार में गुजार देते हैं। पहला वीकेंड और दूसरा रिटायरमेंट। हम एक ऐसी दौर में भाग रहे हैं जहां मंजिल तो पता है पर रास्ते का कोई अता पता नहीं। लेकिन जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में कहानी कुछ और ही है। वहां लोग रिटायर नहीं होते। वहां 100 साल के बुजुर्ग भी सुबह उतनी ही चमक और ऊर्जा के साथ उठते हैं जितनी कि एक छोटा बच्चा। उनके पास जिम जाने के लिए महंगे मेंबरशिप कार्ड नहीं है, नहीं वे कोई सुपरफूड पाउडर खाते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया का सबसे खुशहाल और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला इंसान बनाता है? उसका जवाब छिपा है एक जापानी शब्द इकिगाई में। इसका सरल सा अर्थ है सुबह बिस्तर से उठने की एक ठोस वजह। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नक्शा है अपने भीतर के उस जुनून को खोजने का जो काम को खेल बना दे, बुढ़ापे को सिर्फ एक नंबर बना दे और जिंदगी के हर एक पल को एक उत्सव। आज हम इस सफर पर निकलेंगे जहां हम समझेंगे कि कैसे 80% पेट भरकर आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, कैसे फ्लो की स्थिति में पहुंचकर आप अपने तनाव को खत्म कर सकते हैं और कैसे अपनी अपूर्णताओं से प्यार करना ही असल में जवान रहने की सबसे बड़ी कला है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं लंबी और खुशहाल जिंदगी का वह जापानी रहस्य जिसे दुनिया इकिगाई के नाम से जानती है। अध्याय 1, निरंतर जवान रहने की कला। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता ही है। मेरे जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? जापानी संस्कृति में इसे इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई वह बिंदु है जहां आपकी पसंद, आपका कौशल, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई आपस में मिलते हैं। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा जापान के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे मरते दम तक वह काम करते रहते हैं जिसे वे प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास सुबह बिस्तर से उठने का एक ठोस कारण होता है। अध्याय 1 इस बात पर जोर देता है कि शरीर और मन को सक्रिय रखना ही उम्र को थामने की असली चाबी है। जापानी लोग मानते हैं कि जैसे ही आप वह काम करना छोड़ देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप अपने जीवन का अर्थ खोने लगते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में उस रूप में नहीं है जैसा पश्चिम में देखा जाता है। यहां संदेश स्पष्ट है, यदि आप जवान रहना चाहते हैं तो कभी भी सीखना और काम करना बंद नहीं करें। लेखक यहां आधुनिक जीवन के सबसे बड़े दुश्मन तनाव पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे अत्यधिक तनाव हमारी कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा कर देता है। अध्याय में समझाया गया है कि ओकिनावा के लोग एक धीमी और शांत जीवन शैली अपनाते हैं। वे जल्दबाजी में नहीं जीते बल्कि हर पल का आनंद लेते हैं। यह जल्दी नहीं करने की कला ही उन्हें बीमारियों से दूर रखती है और उनके चेहरे पर झुर्रियों से पहले मुस्कान लाती है। इस अध्याय का एक दिलचस्प हिस्सा हमारी गतिहीन जीवनशैली पर प्रहार करता है। लेखक शोध के माध्यम से बताते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहना स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि धूम्रपान। ओकिनावा के बुजुर्ग जिम नहीं जाते, लेकिन वे दिन भर चलते फिरते रहते हैं, बागवानी करते हैं और अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। उनकी यह निरंतर गतिशीलता ही उन्हें 100 साल की उम्र में भी फिट रखती है। अंत में यह अध्याय हमें बताता है कि लंबी उम्र का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि हमारे दिमाग और समाज से भी है। एक सकारात्मक मानसिकता और मजबूत सामाजिक रिश्ते, जिन्हें जापानी मोआई कहते हैं, बुढ़ापे के प्रभाव को कम कर देते हैं। जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी परवाह करते हैं और एक ऐसा उद्देश्य होता है जो आपको उत्साहित करता है, तो आपका शरीर और मन स्वाभाविक रूप से युवा बना रहता है। यही इकिगाई का असली जादू है। अध्याय 2, बुढ़ापा रोकने के राज। इस अध्याय में लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आधुनिक जीवन में तनाव ही वह मुख्य कारक है जो हमें समय से पहले बूढ़ा बना रहा है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन छोड़ता है जो लंबे समय में हमारी कोशिकाओं और प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं।
लेखक समझाते हैं कि ओकिनावा के लोग तनाव को प्रबंधित करना जानते हैं। वे जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देते, जो उनके बुढ़ापा विरोधी रहस्यों में से एक है। इस अध्याय में बताया गया है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क का भी व्यायाम करना जरूरी है। जिस तरह हमारी मांसपेशियां व्यायाम नहीं करने पर कमजोर हो जाती है, उसी तरह मस्तिष्क को भी सक्रिय रखना आवश्यक है। लेखक सुझाव देते हैं कि नई चीजें सीखना, पहेलियां सुलझाना या दूसरों के साथ संवाद करना मस्तिष्क को जवान रखता है। ओकिनावा के बुजुर्ग हमेशा किसी न किसी मानसिक गतिविधि में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव हेल्थ अर्थात संज्ञानात्मक स्वास्थ्य बना रहता है। लेखक ने इस अध्याय में एक चौंकाने वाला तथ्य साझा किया है कि बैठना ही नया धूम्रपान है। वे बताते हैं कि घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से शरीर में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और हृदय रोगों का खतरा अधिक हो जाता है। ओकिनावा के रहस्यों में से एक यह है कि वे सक्रिय विश्राम में विश्वास करते हैं। वे जिम में भारी वजन नहीं उठाते, बल्कि दिन भर चलते फिरते रहते हैं, जमीन पर बैठते और उठते हैं और बागवानी जैसी गतिविधियां करते हैं जो उनके जोड़ों को लचीला बनाए रखती है। बुढ़ापा रोकने का एक और रहस्य पर्याप्त नींद है। लेखक बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा शरीर खुद की रिपेयर करता है और यादों को संजोता है। ओकिनावा के लोग गहरी और सुकून भरी नींद को प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ ही उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और मुस्कुराते रहने की आदत उनके शरीर में एंडोर्फिन जैसे खुशी का हार्मोन बढ़ाती है, जो प्राकृतिक रूप से बुढ़ापे के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। अध्याय के अंत में लेखक धैर्य की बात करते हैं। लंबी उम्र का रहस्य किसी भी चीज की अति नहीं करने में छिपा है। चाहे वह भोजन हो, काम हो या भावनाएं, जापानी लोग संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देते हैं। वे हारा हाचीबू अर्थात 80% पेट भरने तक खाना के सिद्धांत का पालन करते हैं, जो उनके पाचन तंत्र पर दबाव कम करता है और उन्हें ऊर्जा से भरपूर रखता है। यही वह संतुलन है जो उन्हें 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी फुर्तीला बनाए रखता है। अध्याय 3, खोजे अपने जीवन का अर्थ। इस अध्याय की शुरुआत मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल और उनकी प्रसिद्ध पद्धति लोगोथेरेपी से होती है। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान को जीवित रहने के लिए केवल सुख या शक्ति की नहीं, बल्कि जीवन के एक अर्थ की जरूरत होती है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविरों में रहते हुए यह देखा कि जिन कैदियों के पास भविष्य में पूरा करने के लिए कोई मिशन या उद्देश्य था, उनके जीवित रहने की संभावना उन लोगों से कहीं अधिक थी जिन्होंने हार मान ली थी। लेखक आज के आधुनिक समाज की एक बड़ी समस्या अस्तित्वगत शून्य पर चर्चा करते हैं। बहुत से लोग सफलता और पैसा पाने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। अध्याय यह समझाता है कि जब हमारे पास वाई जीने का कारण होता है, तो हम जीवन के किसी भी हाव यानी मुश्किल परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों ही हमें इसी शून्य से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हालांकि लोगोथेरेपी और इकिगाई दोनों ही जीवन के अर्थ की बात करते हैं, लेकिन इकिगाई थोड़ा गहरा और व्यक्तिगत है। लोगोथेरेपी अक्सर किसी संकट के समय अर्थ खोजने में मदद करती है, जबकि इकिगाई एक जीवन शैली है। यह वह चीज है जिसे आप हर दिन महसूस करते हैं, जैसे अपने पोते पोतियों को खिलाना, पेंटिंग करना या अपने काम में निपुणता हासिल करना। यह एक स्वखोज की प्रक्रिया है जो आपको बिस्तर से खुशी खुशी उठने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय में एक और जापानी पद्धति मोइरा थेरेपी का जिक्र है। यह हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ा काम करते हैं, तो नकारात्मक भावनाएं अपने आप पीछे छूट जाती है। इस अध्याय का निचोड़ यह है कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट मिशन होता है। यह मिशन ही बुढ़ापे, बीमारी और तनाव के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी दवा है।
यदि आपने अभी तक अपना इकिगाई नहीं पाया है, तो लेखक का सुझाव है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उन चीजों की पहचान करे जो आपको जीवंत महसूस कराती है। जीवन का अर्थ ढूंढना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और लंबे जीवन की बुनियादी जरूरत है। अध्याय 4, काम और जीवन में फ्लो की स्थिति। इस अध्याय में लेखक मिहाली चिक्सेंटमिहाली के फ्लो के सिद्धांत को समझाते हैं। फ्लो वह मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में इतने पूरी तरह से डूब जाते हैं कि आपको समय, थकान या अपने आसपास की दुनिया का होश नहीं रहता। जापानी कलाकार, कारीगर और रसोइये इस कला में माहिर होते हैं। जब आप फ्लो की स्थिति में होते हैं तो आपका इकिगाई और आपका कर्म एक हो जाते हैं, जिससे गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग अर्थात एक साथ कई काम करने को गुण माना जाता है, लेकिन असल में यह हमारी उत्पादकता को कम करता है। ओकिनावा के लोग एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे वह चाय बनाना हो या बागवानी करना, वे उसे पूरी निष्ठा से करते हैं। अध्याय यह सीख देता है कि यदि आप फ्लो हासिल करना चाहते हैं, तो तकनीक और व्याकुलता को दूर रखकर वर्तमान क्षण में जीना होगा। फ्लो की स्थिति पाने के लिए एक विशेष संतुलन की आवश्यकता होती है। काम न तो इतना आसान होना चाहिए कि आप बोर हो जाएं, और नहीं इतना कठिन कि आप हार मान लें। वह काम आपके कौशल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि आपको चुनौती महसूस हो। लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी सीमाओं को थोड़ा सा धक्का देते हैं, तभी हम उस जादुई मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं जहां काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। अध्याय में बताया गया है कि कई सफल लोग अपने काम को शुरू करने से पहले छोटे छोटे अनुष्ठान या नियम अपनाते हैं। यह दिमाग को संकेत देता है कि अब एकाग्र होने का समय आ गया है। जापान में ताकुमी यानी महान कारीगर अपने काम की बारीकियों पर इतना ध्यान देते हैं कि उनका हर छोटा काम एक पूजा बन जाता है। यही समर्पण उन्हें तनाव मुक्त रखता है और उनके जीवन को अर्थ देता है। इस अध्याय का सार यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते का आनंद लेना है। जब आप परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं, तो आप अपने इकिगाई के सबसे करीब होते हैं। फ्लो न केवल आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके दिमाग को शांत रखकर आपकी आयु भी लंबी करता है। अध्याय 5, दीर्घायु के गुरुओं के अनुभव। इस अध्याय में लेखक हमें उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें सुपरसेंटेनेरियन अर्थात 110 वर्ष से अधिक जीने वाले कहा जाता है। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये लोग चलते फिरते अनुभव के खजाने हैं। लेखक बताते हैं कि जब इन लोगों से उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो उन्होंने किसी महंगी दवा या जादुई नुस्खे का नाम नहीं लिया। इसके बजाय उनकी सलाह बहुत ही सरल, जमीनी और दिल को छू लेने वाली थी। इन गुरुओं के बीच सबसे आम सलाह यह थी, चिंता मत करो। उन्होंने अनुभव किया कि तनाव और चिंता बुढ़ापे की गति को तेज कर देते हैं। 122 साल तक जीवित रहने वाली जीन कैलमेंट जैसी हस्तियों का मानना था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मुस्कुराते रहना और दिल को जवान रखना ही लंबी उम्र की पहली शर्त है। दीर्घायु के इन गुरुओं के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा हाथ है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, सक्रिय रहते हैं और अपने भोजन पर नियंत्रण रखते हैं। अध्याय में बताया गया है कि इनमें से अधिकांश लोग कभी भी भरपेट भोजन नहीं करते और अपनी पसंद का काम, जैसे सिलाई, पढ़ाई या खेती, अंत तक जारी रखते हैं। उनके लिए अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक खुशहाल दिनचर्या का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में उभर कर आती है, वह है समुदाय का साथ। ये बुजुर्ग अकेले नहीं रहते, वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। वे बताते हैं कि हर दिन किसी से बात करना, हंसना और अपनी कहानियां साझा करना उनके दिमाग को सक्रिय और दिल को खुश रखता है। उनके अनुसार अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, जबकि प्यार और साथ उम्र बढ़ा देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश कृतज्ञता है।
ये सभी बुजुर्ग हर सुबह उठकर ईश्वर या प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। वे जो उनके पास है उसमें संतुष्ट रहते हैं और हर छोटे पल का जश्न मनाते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि लंबी जिंदगी का असली राज कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि खुशी, कृतज्ञता और अपने इकिगाई के प्रति समर्पण के साथ जीना है। अध्याय 6 ओकिनावा के बुजुर्गों के अनमोल रीति रिवाज। इस अध्याय में लेखक ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगिमी की अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 100 साल से अधिक उम्र का है। लेखक ने पाया कि इन लोगों की लंबी उम्र का राज केवल उनके जीन में नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतों और उनके समुदाय में छिपा है। यहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है और हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मोआई। यह ओकिनावा के लोगों का एक सामाजिक समूह है, जहाँ लोग एक दूसरे की आर्थिक और भावनात्मक मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मोआई का हिस्सा होने का मतलब है कि आपके पास हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात सुनेगा और जरूरत पड़ने पर आपकी सहायता करेगा। यह सामाजिक सुरक्षा का भाव तनाव को पूरी तरह खत्म कर देता है और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। लेखक बताते हैं कि ओगिमी में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना एक छोटा सा बगीचा है। वे रोजाना अपनी सब्जियों और फूलों की देखभाल करते हैं। यह बागवानी केवल उन्हें ताज़ा भोजन ही नहीं देती, बल्कि यह उनके लिए एक मध्यम शारीरिक व्यायाम और इकिगाई भी है। सुबह उठकर अपने पौधों को बढ़ते देखना उन्हें जीवन से जोड़े रखता है। उनके लिए शरीर को हिलाना डुलाना कोई सजा नहीं, बल्कि आनंद है। ओकिनावा के लोग उत्सव प्रेमी होते हैं। वे हर छोटी खुशी पर नाचते, गाते और वाद्ययंत्र बजाते हैं। अध्याय में बताया गया है कि संगीत और नृत्य उनके जीवन का अभिन्न अंग है। यह उनकी संस्कृति उन्हें सिखाती है कि चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, खुशी मनाने और जश्न मनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यही उत्साह उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता रहता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि एक लंबा जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। ओकिनावा के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे की मदद करना और वर्तमान में खुश रहना ही सबसे बड़ी औषधि है। यदि आपके पास अच्छे दोस्त हैं, एक छोटा सा काम है जिसे आप प्यार करते हैं और अपने समुदाय के प्रति लगाव है, तो आप न केवल लंबा जिएंगे, बल्कि आप खुशी खुशी जिएंगे। अध्याय 7 इकिगाई आहार, लंबी उम्र का पोषण। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के भोजन की सबसे बड़ी विशेषता विविधता है। यहाँ के लोग रोजाना कम से कम 15 से 20 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिनमें अधिकतर सब्जियां और फल होते हैं। वे इंद्रधनुष की तरह खाओ के सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी उनकी थाली में अलग अलग रंगों की सब्जियां होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें सभी प्रकार के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मिल सकें। इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध नियम हारा हाचीबू है। इसका अर्थ है तब तक खाओ जब तक तुम्हारा पेट 80% न भर जाए। ओकिनावा के लोग कभी भी पेट भरकर या गले तक नहीं खाते। वे मानते हैं कि थोड़ा खाली पेट रहने से पाचन तंत्र पर दबाव कम पड़ता है और शरीर की कोशिकाओं का ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है। यह एक साधारण सी आदत उन्हें मोटापे और हृदय रोगों से बचाती है। लेखक उन खास चीजों का जिक्र करते हैं जो ओकिनावा के आहार का मुख्य हिस्सा है। वे बहुत अधिक मात्रा में टोफू यानी सोया पनीर और शकरकंद खाते हैं। साथ ही वे चीनी का उपयोग बहुत कम करते हैं। उनकी सबसे पसंदीदा ड्रिंक सानपिंचा अर्थात एक प्रकार की जैस्मीन और ग्रीन टी का मिश्रण है, जो उनके शरीर को डिटॉक्स करती है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करती है। ओकिनावा के लोग नमक का बहुत कम सेवन करते हैं। इसके बजाय वे अपने भोजन को प्राकृतिक जड़ी बूटियों और मसालों से स्वादिष्ट बनाते हैं। वे समुद्री शैवाल का भी काफी उपयोग करते हैं, जो खनिजों से भरपूर होता है। अध्याय यह भी बताता है कि वे मांस और मछली का सेवन करते तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में और केवल विशेष अवसरों पर, जिससे उनका आहार मुख्य रूप से प्लांट बेस्ड अर्थात पौधों पर आधारित बना रहता है।
इस अध्याय का निचोड़ यह है कि ओकिनावा के लोगों के लिए भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक दवा है। वे जो कुछ भी खाते हैं उसके प्रति जागरूक रहते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि यदि हम भी अपने आहार में विविधता लाएं, चीनी और नमक कम करें और सबसे महत्वपूर्ण 80% पेट भरने का नियम अपनाएं, तो हम भी एक ऊर्जावान और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। अध्याय 8 कोमल व्यायाम और शरीर की लचीलापन। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं, कसरत और आंदोलन के बीच। ओकिनावा के बुजुर्ग मैराथन नहीं दौड़ते और नहीं भारी वजन उठाते हैं। इसके बजाय वे प्राकृतिक आंदोलन में विश्वास करते हैं। उनके जीवन में चलना, झुकना, बागवानी करना और फर्श पर बैठना उठना शामिल है। वे मानते हैं कि शरीर को बस हिलते रहना चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है और स्थिरता जंग लगने के समान है। अध्याय में रेडियो ताइसो के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह जापान का एक पारंपरिक वार्म अप व्यायाम है जो रेडियो पर प्रसारित होता है और जिसे स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरा जापान एक साथ करता है। यह बहुत ही सरल और कोमल व्यायाम है जिसे 5 से 10 मिनट में किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मांसपेशियों को सक्रिय करना और जोड़ों में लचीलापन लाना है, ताकि शरीर दिन भर के कामों के लिए तैयार रहे। लेखक इस अध्याय में योग, ताइची और किगोंग जैसी कलाओं के लाभों पर चर्चा करते हैं। ये सभी अभ्यास शरीर, मन और सांस के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये शरीर की जीवन शक्ति को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि ये अभ्यास तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए बेहतरीन है, जो दीर्घायु के लिए अनिवार्य है। इस अध्याय में सही तरीके से सांस लेने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। हम में से बहुत से लोग उथली सांस लेते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। जापानी बुजुर्ग गहरी और सचेत सांस लेने का अभ्यास करते हैं। सही श्वसन प्रक्रिया केवल शरीर को ऊर्जा ही नहीं देती, बल्कि यह हमारे तंत्रिका तंत्र को भी शांत करती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। अध्याय का सार यह है कि एक युवा शरीर वह नहीं है जिसकी मांसपेशियां बहुत बड़ी हों, बल्कि वह है जो लचीला हो। ओकिनावा के लोग सिखाते हैं कि हमें अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रोजाना थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा चलना और गहरी सांसें लेना, यही वे जादुई तरीके हैं जो आपको 100 साल की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चलने के काबिल बनाते हैं। अध्याय 9 तन्यता और वाबी साबी की कला। इस अध्याय में लेखक तन्यता या रेजिलियंस की बात करते हैं। इकिगाई रखने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि उन मुश्किलों से उबरने की शक्ति होना। जापानी लोग मानते हैं कि जो चीजें लचीली होती है वे तूफान में भी नहीं टूटती। ओकिनावा के बुजुर्गों की लंबी उम्र का एक बड़ा कारण यह है कि वे पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते, बल्कि लचीलेपन के साथ वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। इस अध्याय का सबसे सुंदर हिस्सा वाबी साबी का दर्शन है। यह जापानी अवधारणा हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट या स्थायी नहीं है। हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागकर खुद को तनाव देते हैं। वाबी साबी हमें पुरानी, टूटी हुई या अधूरी चीजों में सुंदरता देखना सिखाता है। जब हम अपनी और जीवन की कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम बेकार की चिंता से मुक्त होकर लंबा जीवन जीते हैं। लेखक एक और जापानी विचार इचिगोइची के बारे में बताते हैं, जिसका अर्थ है यह पल केवल अभी के लिए है और दोबारा कभी नहीं आएगा। यह हमें वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना सिखाता है। चाहे हम दोस्तों के साथ चाय पी रहे हों या अपना पसंदीदा काम कर रहे हों, हमें उसे पूरी तन्मयता से जीना चाहिए। जब हम हर पल को एक अनमोल तोहफा मानते हैं, तो तनाव हमारे जीवन से अपने आप कम होने लगता है। लेखक नासिम तालेब के एंटी फ्रेजिल सिद्धांत का जिक्र करते हैं। कुछ चीजें झटकों से टूट जाती है, लेकिन कुछ चीजें झटकों से और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इकिगाई का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरता नहीं है,
बल्कि उनसे सीखकर और अधिक निखरता है। जीवन की हर कठिनाई हमें अपने इकिगाई के और करीब ले जाती है, बशर्ते हमारा दृष्टिकोण सही हो। इस अध्याय का सार यह है कि जीवन अनिश्चित है और समय निरंतर बदल रहा है। ओकिनावा के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि समय के विरुद्ध लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीखें। अपनी कमियों को प्यार करें, वर्तमान पल का सम्मान करें और हर चोट को अपनी मजबूती बनाएं। यही वह मानसिक शांति है जो शरीर को भीतर से जवान और स्वस्थ रखती है। अध्याय 10 इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। पुस्तक के अंतिम अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह हमारे भीतर छिपा हुआ वह जुनून है जो हमें हर सुबह उत्साहित करता है। इकिगाई प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी दुनिया बदलनी है। यह आपके बगीचे की देखभाल करने या अपने परिवार के लिए खाना बनाने जैसी छोटी चीजों में भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि आप जो भी करें उसे पूरे दिल से करें। लेखक ने पूरी पुस्तक के ज्ञान को 10 सरल नियमों में पिरोया है। नंबर 1, रिटायर नहीं हों, हमेशा सक्रिय रहें और वह काम करते रहें जिसे आप प्यार करते हैं। नंबर 2, जल्दबाजी नहीं करें, धीमी गति से जीवन जीने से स्वास्थ्य और मन दोनों बेहतर रहते हैं। नंबर 3, पेट को 80% ही भरें, कम खाना लंबी उम्र की सबसे सरल चाबी है। नंबर 4, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, सामाजिक रिश्ते तनाव के लिए सबसे अच्छी दवा है। नंबर 5, अगले जन्मदिन के लिए फिट रहें, रोजाना कोमल व्यायाम करें और शरीर को हिलाते रहें। नंबर 6, मुस्कुराएं, मुस्कुराने से न केवल आप अच्छे दिखते हैं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। नंबर 7, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के साथ समय बिताना हमारी आत्मा को तरोताजा कर देता है। नंबर 8, धन्यवाद दें, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके पास है, आपकी सांसें, आपका परिवार और आपका भोजन। नंबर 9, वर्तमान में जिएं, बीते हुए कल पर पछताना और आने वाले कल से डरना छोड़ दें, आज ही सब कुछ है। नंबर 10, अपने इकिगाई का पालन करें, अपने भीतर के उस अनूठे उद्देश्य को खोजें और उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक इकिगाई होता है। किसी को यह जल्दी मिल जाता है तो किसी को इसे ढूंढने में समय लगता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे खोजने का प्रयास कभी नहीं छोड़े। यह वह अग्नि है जो आपके जीवन को अर्थ देती है। जब आप अपने इकिगाई के अनुसार जीते हैं तो बुढ़ापा केवल एक संख्या बनकर रह जाता है और आपका हर दिन उत्सव बन जाता है। ओकिनावा के बुजुर्गों की लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य उनकी निरंतरता है। वे बहुत बड़े बदलाव नहीं करते, बल्कि हर दिन छोटे छोटे स्वस्थ कदम उठाते हैं। वे खुश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने काम में डूब जाने और अपूर्णता को स्वीकार करने में है। इकिगाई पुस्तक यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपके जीवन का नया अध्याय यहाँ से शुरू हो सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा चुनी गई आदतों और हमारे जीने के नजरिए का परिणाम है। तो आज से ही अपना इकिगाई खोजें और हर पल को जीवंतता के साथ जिएं। तो दोस्तों, यह था इकिगाई का वह सफर जो हमें सिखाता है कि लंबी जिंदगी का असली राज किसी लैब में नहीं, बल्कि हमारे जीने के अंदाज में छिपा है। अक्सर हम बड़ी सफलता के पीछे भागते भागते उन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन का आधार होती है। याद रखिएगा, आपका इकिगाई रातों रात नहीं मिलेगा, यह एक यात्रा है। बस हर दिन थोड़ा सा सक्रिय रहें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढें और अपने चाहने वालों के साथ वक्त बिताएं। जैसा कि ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, बस चलते रहो, कभी रुकना मत। अगर आज के इस सेशन ने आपको अपने जीवन के प्रति एक नया नजरिया दिया है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। कमेंट में मुझे बताएं कि इन 10 नियमों में से आप कल सुबह से कौन सा नियम सबसे पहले लागू करने वाले हैं। समय निकालने और साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना इकिगाई खोजते रहिए और खुश रहिए।